नमस्कार। 2024 का चुनाव बहुत खास है और कई वजहों से इसको खास बताया जाता है। एक तो ये कि 10 साल के बाद क्या यही सरकार रिपीट करने जा रही है, ये सवाल लोगों के मन में है। इसके अलावा और भी कई सवाल लोगों के मन में मथ रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस चुनाव के बाद जो सरकार आएगी वो लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, संविधान को ख़त्म कर देगी। क्योंकि ये आवाज़ें बाहर से तो अब तक आ रही थी, लेकिन अब ये भीतर से आने लगी है। भीतर से कहने का मतलब ये कि आरएसएस में काम करने वाले लोग भी अब ये सवाल उठाने लगे हैं कि आरएसएस मूल रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। और 10 साल की सरकार के बाद जिस सरकार के आने की, रिपीट होने की एक संभावना बन रही है, उसमें ये सवाल बार बार लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या अगर किसी वजह से मोदी सरकार रिपीट होती है तो क्या भारत में लोकतंत्र बचा रहेगा। हमने बात की है डॉक्टर पार्थो बनर्जी से। डॉक्टर पार्थ बनर्जी लंबे समय तक आरएसएस में रहे, इन दिनों अमेरिका में रहते हैं, अध्यापन करते हैं और भी कई तरह के उनके व्यक्तित्व के पहलू हैं जिनके बारे में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि ये इंटरव्यू रामदत्त त्रिपाठी जी ने किया है, जो बीबीसी के संवाददाता रहे हैं लंबे समय तक। और इस पूरे इंटरव्यू में आप देखेंगे कि जो ये पहलू है जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि 2024 के बाद अगर ये सरकार रिपीट करती है तो लोकतंत्र बचा नहीं रह पाएगा। ये सवाल दूसरे जब कह रहे हैं तो क्या बात आ रही है, और अभी जब अंदर से जो लोग कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं, वो अंदर की बातें बता रहे हैं। और डॉक्टर पार्थो ने भी अंदर की बहुत सारी बातें बताई हैं जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए पेश करते हैं डॉक्टर पार्थो का रामदत्त त्रिपाठी का ये इंटरव्यू, जो बेहद दिलचस्प है। और 2024 के चुनावों के पहले इस इंटरव्यू को आपको समझना, आपको जानना, ये बहुत जरूरी है। ऐसे हम तो न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन इंडिया में जाते हैं। हम अब 2 साल से काम छोड़ दिए हैं। ऐसे यहाँ तो अमेरिका में रिटायरमेंट एज उम्र कुछ नहीं है, तो हम काम कर सकते थे बराबर, लेकिन हम छोड़ दिए हैं क्योंकि हमारा मकसद था कि हम इंडिया में लौट जाएंगे, वापस जाएंगे और वहाँ काम करेंगे। तो आजकल हम 3-4 महीना एक बार में हम इंडिया में जाते हैं और रहते हैं, और अभी आए हैं और फिर इस महीने के अंत में हम और एक बार वापस जाएंगे ये चुनाव के लिए। तो हमारा जो मेरा जो डिटर्मिनेशन है वो है यही है कि मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाने में भी इंडिया में बेरोजगारी था और दारिद्र्य था और सब कुछ था, लेकिन गणतंत्र, लोकतंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत था। अभी ये नहीं है। इंडिया का ये जो आज का जो परिस्थिति है ये बहुत नाजुक है और लोकतंत्र का क्षय बहुत द्रुत कदम में बढ़ रहा है। That is the most dangerous thing that we are witnessing in India today. डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जिसको हम कहते हैं वाक स्वाधीनता, फ्री स्पीच, ये दोनों चीज है गणतंत्र का 2 सबसे बड़ा स्तंभ। ये 2 स्तंभ को ये मोदी जमाने में एकदम, ये आरएसएस के इंस्ट्रक्शन में ये लोग, बीजेपी लोग एकदम खत्म कर दे रहा है। तो जो आपको कहना है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्षय हो रहा है, उसका कमजोर हो रहा है, तो उसके इंडिकेटर्स आपको यही लगते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल हो गई है, और क्या इंडिकेटर्स आपको लगते हैं? हाँ, इंडिकेटर्स बहुत सारा है। एक इंडिकेटर्स है कि देखिए, मोदी जी ने, ये कुछ व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। हाँ, मोदी जी के खिलाफ हमारा कुछ खास हमारा कुछ शिकायत नहीं है एज ए पर्सन, बट एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए रूलर, चीफ ऑफ द कंट्री, he has totally
destroyed India's democracy, क्योंकि बीजेपी के पीछे जो जो असली जो चालिका शक्ति है वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसमें हम खुद करीब 20 साल तक हम रहे थे। हाँ, तो ये मेरा यूनिक एक एक्सपीरियंस है और इसका इसका एक अलग एक्सपीरियंस मेरा पास है, जो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। आरएसएस कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। आरएसएस जब 1925 में आरएसएस का जब शुरुआत हुआ था, तो पहले से ही आरएसएस डॉक्टर हेडगेवार और उनके बाद माधव सदाशिव गोलवालकर, जिसने गुरुजी उन लोग कहे थे, और हम भी उस समय आरएसएस में थे जब गोलवालकर सर आपके पिताजी भी थे, मैं पढ़ रहा था कि आपके पिताजी भी आरएसएस और जनसंघ में आप दोनों लोग थे। पिताजी तो एकदम बहुत बड़ा नेतृत्व में थे, क्योंकि अच्छा। जब नाथूराम गॉडसे, आरएसएस हिंदू महासभा का नाथूराम गॉडसे जब सावरकर के सालिस लेकर गांधी को हत्या किया था, तो उस समय आरएसएस के ऊपर बैन का आरोप लगाया गया था। और उस समय वाजपेयी और आडवाणी और जो बड़ा जो नेतृत्व में जो थे, उसके साथ जितेंद्रनाथ बैनर्जी, मेरा पिताजी भी जेल में गए थे और जेल में 3 साल रहे थे। हाँ, तो हम बहुत एकदम बचपन से हम आरएसएस को देखा। तो पहले तो पिताजी हमको आरएसएस में ले गया था, ड्रैग करके ले गया था, और बाद में हम खुद ही आरएसएस का एक नेतृत्व में पहुंचे थे। और जब हम आरएसएस के एकदम फॉरएवर बाहर चला आया, तो उस समय हम वेस्ट बंगाल एबीवीपी का जॉइंट सेक्रेटरी भी थे। हाँ, तो आरएसएस को, जनसंघ को, एबीवीपी को, वीएचपी को हम एकदम, जैसा आपका हाथ के इस साइड का जो होता है, आप जो जैसे पहचानते हैं, तो हम ऐसे हम आरएसएस को पहचानते हैं। आरएसएस कभी भी लोकतंत्र में उन लोगों का कभी भी विश्वास नहीं था। They followed Hitler and Mussolini to build their organization. जैसे ही हिटलर लोकतंत्र का इस्तेमाल करके जर्मनी का लोकतंत्र का खत्म कर दिया था, आरएसएस with help from its political front जनसंघ, later बीजेपी, इसका छात्रों फ्रंट एबीवीपी, इसका श्रमजीवी फ्रंट बीएमएस, इसका आपका सोचिए रिलीजियस फ्रंट वीएचपी, इसको सब लगा के, इसको इस्तेमाल करके लोकतंत्र का खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र में, इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आरएसएस का कभी भी खास कोई विश्वास नहीं था। ये हमको जानना चाहिए। बहुत सारा आदमी ये जानता नहीं है, क्योंकि अच्छा, आप के बारे में सब लोग जानते हैं, मोदी के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन आरएसएस के बारे में ज्यादा लोग जानते ही नहीं अभी तक, 100 साल के बाद। आपने गांधी जी की हत्या का बीच में जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि गांधी जी की हत्या क्यों प्लान की गई थी? वो तो एक संत आदमी थे, और क्या प्रॉब्लम थी गांधी जी से, इन लोगों गांधी जी से एकदम, ये देखिए मेरा एक किताब है, गांधीज किलर्स, इंडियाज रूलर्स, माय डेज विद आरएसएस एंड बीजेपी, ये आप पढ़ लीजिए, तो इसमें है। और पहले जो हमारा जो किताब जो निकला था 1998 में, मेरा पहला किताब इंग्लिश में, बांग्ला में भी बहुत सारा किताब हम लिखे हैं, लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं दूंगा। तो नहीं, मैं पढ़ूंगा मैं जी। अच्छा, तो इन द बेली ऑफ द बीस्ट, ये मेरा पहला किताब था। ये दोनों किताब में ही हम लिखे हैं क्यों इन लोगों ने गांधी को मारा। क्योंकि गांधी सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे, गांधी शांति चाहते थे। गांधी was a biggest obstacle for RSS and Sangh Parivar to impose an environment of peace and tolerance। ये सब इन लोगों ने बिल्कुल नहीं चाहते पहले से ही।
तो Gandhi was a symbol of peace and tolerance and secularism and religious harmony, social harmony, caste harmony. एंड ब्रदरहुड, यस। गांधी जी, मुझे लगता है कि गांधी जी ने जब छुआछूत के खिलाफ काम किया और जिनको उस समय अछूत या हरिजन कहते थे, उनके राइट्स के लिए जब किया स्ट्रगल, तभी जो पूना की लॉबी जो है उनसे नाराज हो गई थी और पहला अटैक उन पर गोडसे ने किया था। हाँ, क्योंकि आरएसएस का जो शुरुआत, अब जब आप देखेंगे पीछे में, तो आरएसएस का शुरुआत जो लोगों ने किया था, उन लोग सब चित्पावन ब्राह्मण थे 1925 में। और उस समय, इस समय इंडिया में देयर वाज एन अपराइजिंग ऑफ दलित मूवमेंट जी। सो दे कंप्लीटली हेटेड इट, क्योंकि एकदम बिल्कुल शुरुआत से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे वर फॉर द मनुवादी हिंदू सोसाइटी। देखिए, हम तो हिंदू है, हम कम्युनिस्ट नहीं है। जी जी। पहले से हम आपको बोल देता, क्योंकि इसके लिए बहुत सवाल उठेगा। हाँ, ये तो कम्युनिस्ट है, ये क्या बात कर रहा है, इसका बात का क्या इसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। बट कम्युनिस्ट भी अपनी कल्चर को तो मानते हैं ना भाई, जो देखिए, आप वेस्ट इक्वालिटी बंगाल का कल्चर को हम मानते हैं, इक्वालिटी का कल्चर, हाँ, जेंडर इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, कास्ट इक्वालिटी, ये सब हम मानते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदुइज्म है, हमारा हिंदुइज्म है रामकृष्ण परमहंस देव का हिंदुइज्म, हमारा हिंदुइज्म है श्री चैतन्य देव का हिंदुइज्म, हमारा हिंदुइज्म है रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय जैसा आदमी का ये जो गैलेक्सी हमें देखा। और महाराष्ट्र में सोचिए तो ज्योतिराव फूले, और इंडिया में आप देखें तो बाबा साहेब अम्बेडकर। जी तो ये तो हिंदुइज्म का ही प्रोडक्ट्स है ना। जी। तो ये मेरा हिंदुइज्म है। ये लोग जो हिंदुइज्म के नाम में जो करते हैं, ये हिंदुइज्म को ही बिल्कुल अंदर से डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ये मेरा पहला मुश्किल है इन लोगों से, जो हम जब उनमें थे, हमने उतना, हमारे पास उतना नॉलेज और एनालिसिस नहीं था, तो ठीक से समझ नहीं पाया। जब बड़ा हो गया और कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, और हमारा सब दोस्तों ने, अगर आप सोचेंगे इंडिया में वेस्ट बंगाल इज लाइक अ बिग फोर्ट ऑफ लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स। जी हाँ, और नॉट जस्ट लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स, कांग्रेस पॉलिटिक्स, हाँ, सेकुलर पॉलिटिक्स, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। द सोसाइटी इटसेल्फ इज वेरी सेकुलर एंड वेरी टॉलरेंट। हमारे देखिए वेस्ट बंगाल में अभी तक करीब 30%, 35% मुस्लिम है। लेकिन इवन इन 1992 6th of December, जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा कम्युनल राइट कभी भी नहीं हुआ। तो ये मेरा स्ट्रेंथ। अभी तो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग वहां। हाँ, क्योंकि वो लोगों का जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट, नफरत की राजनीति। देखिए, आजकल ये सब रिलीजियस राइट्स क्यों नहीं होता, क्योंकि रिलीजियस राइट का जरूरत नहीं है। और जब इन लोग क्षमता, आपका पावर के बाहर चला जाएगा, तब फिर से नफरत का राजनीति डबल अप हो जाएगा और रिलीजियस राइट भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों ने पावर में आए हैं नफरत की राजनीति और रिलीजियस राइट को इस्तेमाल करके। जी जी सर, एक चीज मैं जानना चाहता था आपसे, क्योंकि आम आदमी के लिए ये गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, 5 किलो, और टॉयलेट्स फ्री में बनवा रहे हैं, आपको छोटे छोटे मतलब घर भी उनके लिए दे रहे हैं, कुछ पेंशन 2000 रुपए दे रहे हैं, और वो सोचते हैं कि भाई ये आपको मिल रहा है तो ज्यादातर गरीबों को कि भाई हमको क्या फर्क पड़ता है कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, मोदी जी अकेले सरकार चला रहे हैं या पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है या नहीं। आप थोड़ा बताएंगे, चूंकि आप लेबर मूवमेंट में भी एक्टिव हैं, कि अगर डेमोक्रेसी कम होती है या नहीं रहती है, खतरा होता है, तो उससे जो आम गरीब आदमी का क्या नुकसान होगा? नुकसान यही है
कि आम गरीब आदमी 90% 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड टेकन एडवांटेज ऑफ। देखिए ये जो सर्वे आफ्टर सर्वे इंटरनेशनल सर्वे निकालता है, उसमें कहता है कि इंडिया में आज का जो इनइक्वालिटी है, असमता असमानता, हाँ, असमानता जो विषमता। है वो एकदम ब्रिटिश पीरियड के भी खराब परिस्थिति है आज। इतना सारा इनइक्वालिटी है। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी होता है, ये जो जीडीपी होता है वगैरह वगैरह, ये कौन लोग का इसमें असली लाभ उठाना वो लोग उठाते हैं। देखिए अंबानी, अदानी जैसा आदमी, हाँ, जो 1% 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इंडिया में आज 1.4 बिलियन पीपल रहते हैं। उसमें 1.4 बिलियन का 1% भी 1.4 मिलियन होता है। नहीं 14 मिलियन, जी। 1,40,00,000 ये है एकदम सुपर रिच पीपल। दे आर डूइंग ग्रेट इन इंडिया टुडे। आप देखिए ये जो आपका जो प्राइसेस, हाँ, हर चीज का कीमत एकदम बिल्कुल दे हैव स्काई रॉकेटेड। हाँ, ऑयल, गैस, फ्यूल और हेल्थ केयर का जो आपका जो कॉस्ट है, हाँ, एजुकेशन का जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है, और एनवायरनमेंट का बारे में तो कोई भी बातचीत करता ही नहीं, as if it is not important. The environment is completely toxic and polluted. इंडिया में हमारा एक बांग्ला किताब अभी मार्च 21 में कलकत्ता से निकला। इसका नाम है भारत शेष ध्वंसेर संधिक्षणे, इंडिया एट द क्रॉसरोड्स ऑफ द लास्ट अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। हाँ, तो इसमें हम एकदम रेफरेंस देकर स्टैटिस्टिक्स दिए हैं एक के बाद एक, आप देख सकते हैं, लेकिन ये बांग्ला में है। इसमें हम लिखे हैं 2-4 आपको हम इससे देंगे। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, all the prices have skyrocketed. For 5 years, gas cylinders have sold at the cost of 1,000 rupees to 1,100 rupees. मोदी जब पावर में आए थे 2014 में, तो इसका कीमत था 475 रुपीज। जी। अच्छा, ये एक है। देखिए ये है आपका। देन यू थिंक अबाउट काला धन को वापस लाने का जो इसका जो इन लोगों का जो प्लेज था, ये प्लेज कहाँ गया? कितना काला धन भारत में वापस आया? 0। अच्छा, ये सब लोग नीरव मोदी और विजय माल्या जैसा लोग करोड़ बिलियंस ऑफ रुपीस लेकर भाग गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा, और देखिए काला धन तो सर ये कहते हैं कि जो इंडिया में काला धन था वो नोटबंदी में वो वाइट कर लिया, वो सिस्टम में बैंकों में आ गया इन लोगों ने। हाँ, देखिए तो ये सब बात, लेकिन मीडिया, आप कहे थे पहले कि हम मीडिया के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड, कॉर्पोरेट मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड। इस पे सर हम बात करेंगे। इसके हाँ, लेकिन हम ब्रीफली हम कहते हैं कि इसके ये जो असली जो परिस्थिति है, जो नाजुक परिस्थिति है, इसके बारे में कॉर्पोरेट मीडिया में बिल्कुल चर्चा नहीं हो रहा है, 0। और ये देखिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट्स, 2023 अक्टूबर, the report says that unemployment, बेरोजगारी इंडिया में 10% से भी ज्यादा, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगारी 23%, जो पाकिस्तान से भी ज्यादा है, बांग्लादेश से भी ज्यादा है। और मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल में, कहाँ गया?
2 करोड़ नौकरी हर साल में। हाँ, तो देखिए ये सब, और मोदी इज नॉट इवन फेसिंग द प्रेस। उन्होंने तो अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, पार्लियामेंट में भी जवाब नहीं देते हैं। ही इज नॉट अकाउंटेबल। तो वो अपने आप पूछते थे ना, पहले आपका सवाल था कि ये डेमोक्रेसी का हाल कितना खराब हो गया, तो ये एक यार्डस्टिक है, मेजर है। तो प्राइम मिनिस्टर इज सिंपली रिफ्यूजिंग टू फेस द पीपल आइदर थ्रू द पार्लियामेंट और थ्रू द प्रेस फॉर 10 years। तो आप चैलेंज करेंगे कहाँ? चैलेंज करने का, क्वेश्चन करने का, और ये फैसिज्म का एक आपका मेजर है, लक्षण है कि ये आपको सवाल नहीं करने देगा, चैलेंज करना नहीं देगा, और प्रेस बिल्कुल खत्म कर देगा, फ्री स्पीच बिल्कुल खत्म कर देगा। तो आपने इतनी प्रॉब्लम्स गिनाई, और जो मेजर प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग शेयर करते हैं आपके जो कंसर्न है, लेकिन आपको कोई अचीवमेंट, कोई अच्छा काम भी दिखता है इस सरकार का? अचीवमेंट यही है कि जो सब जो फॉर द रिच दे हैव डन अ लॉट। Adani now has become the 3rd richest man in the whole world। देखिए इंडिया जैसा एक देश से एक आदमी 10 साल में he has become the 3rd richest man in the world simply because he has associated himself with Modi। सर, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं, वो देखते हैं मीडिया में कि मोदी जी अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ये इतने डेवलप कंट्रीज में, तो ये सुनने को मिलता है कि साहब मोदी जी की बहुत तारीफ हो रही है, और वो विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर हैं, और वो जो हमारे इंडियंस लिविंग अब्रॉड बहुत खुश हैं उनसे कि वो बहुत अच्छा। इंडियंस लिविंग अब्रॉड, they are mostly all affluent people। और वो लोग, हम तो इन लोगों को हम जानते हैं पर्सनली, रिश्तेदार भी है। तो ये सब लोग, they are doing so well, they do not have any idea about how poor people live in India। And not only they do not know, they do not even want to know। तो हम जब वहां जाते हैं, रहते हैं, घूमते फिरते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, छोटा-छोटा शहर में, गांव में हम जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हम खुद, मेरा आंखों से हम देखते हैं कि कितना आपका पॉवर्टी है, कितना गरीबी है, पानी नहीं है, नौकरी तो नहीं है बिल्कुल, और खेती को ले लेते हैं, उसका जंगल ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। हाँ, और इतना बेरोजगारी है, इतना डिप्रेशन है, और वुमेन, औरतों का जो परिस्थिति है, हाल है, इतना नाजुक परिस्थिति है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि कुछ सोशल टर्मोइल होता है और इकोनॉमिक डिजास्टर होता है, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विक्टिम्स आर our girls, our women, our mothers and sisters, and nobody even talks about them। और आरएसएस एकदम बिल्कुल इतना मेल शोविनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका देखिए, आरएसएस में कभी भी men and women do not even mix together। ये लोग एकदम बिल्कुल प्री हिस्टोरिक जैसा, एक 16th सेंचुरी का जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये जो इसका जो सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है आज से 1000 साल पहले का, आज का नहीं। मॉडर्निटी में इस लोगों का कोई भी कुछ भी विश्वास नहीं है, साइंस में कुछ भी विश्वास नहीं है। हाँ, ये साइंस कांग्रेस भी खत्म कर दिया है, 100 साल से पुराना इंडियन साइंस कांग्रेस खत्म कर दिया है। और यूपी में तो आप देखते हैं क्या चल रहा है, और औरतों का हाल, परिस्थिति इतना नाजुक है। हाँ, उन्नाव, हथरस, हाँ, आपका बिल्किस बानो और आसिफा, और ईसाई और मुस्लिम को तो आरएसएस कहते हैं कि ये लोग मेरा पहला नंबर 1 एंड नंबर 2 एनिमी। दे हैव 3 एनिमीज, नंबर 1 मुस्लिम्स, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 कम्युनिस्ट्स।
तो एकदम बिल्कुल जैसा हिटलर जूस के खिलाफ, यहूदी लोगों के खिलाफ एक नफरत का कैंपेन शुरुआत किया था और प्रोपेगेंडा शुरू किया था, यहाँ भी टू डिफ्लेक्ट, डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन फ्रॉम रियल लाइफ इश्यूज, बर्निंग इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, health issues, education issues, unemployment issues, torture on women's issues, torture on Dalits issues. They have created this enemy to divert all their attention. Or Muslims are their number one enemy. बिल्कुल जैसा हिटलर का जमाना में Yehudis, Jews were their number one enemy. तो वो तो एक विलेन क्रिएट किया है इन्होंने, जिससे एक प्रोपोगंडा। सर मुझे आप ये प्लीज थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि आप आरएसएस में भी रहे हैं, बीजेपी जनसंघ में भी रहे हैं, तो इनका काम करने का तरीका क्या है, प्रोपोगंडा मशीन क्या है, कैसे ये ब्रेन वॉश करते हैं कि इतने बड़े देश में इन्होंने इतनी बड़ी जो हिस्टोरिकल संस्थाएं थी, जो फ्रीडम मूवमेंट के वैल्यूज थे, उन सबको कैसे पीछे करके और ये आगे आ गए और बढ़ते जा रहे हैं। क्या प्रोपोगंडा है कि इनके मशीन क्या है, व्हाट इज देयर? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आरएसएस का कंट्रीब्यूशन वाज जीरो जी, जीरो। जब आप देखिए पंजाब में भगत सिंह जैसा, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु और बहुत सारा शहीदों ने उनका बलिदान किया था। बंगाल में देखिए सूर्य सेन, प्रीतिलता, सुभाष चंद्र बसु और जितना सारा आदमी, जतेंद्रनाथ मुखर्जी, विनय बादल दिनेश, इतना सारा आदमी स्पेशली पंजाब से और बंगाल से आत्म बलिदान किया था। आरएसएस was established in 1925. For 22 years before 1947, RSS was in full force. They did not ever participate in the anti-British Indian freedom movement. और आरएसएस का जो शाखा होता है हर रोज घंटा भर शाखा चलता है, उसमें 2-4 चीज वो लोग करते हैं रेगुलरली, रिलीजियसली। एक है प्रोपेगेंडा, भारत इज ओनली फॉर हिंदूज। एकदम बचपन से हम तो जब आरएसएस में हम जब योगदान किया था, हमारा उम्र था 6 साल जी। तो एक कहानी आपको सुनाएंगे, कहानी नहीं एकदम असली। तो हम जब 4th क्लास में थे, क्लास 4 में, तो हमारा क्लास में एक मेरा एक सहपाठी था, उसका नाम था चंचल अहमद। तो हमारा अंदर में मन में इतना नफरत आरएसएस उस छोटा उम्र में they created in me so much hatred against Muslims that I for no reason beat up Chanchal Ahmed one day and broke his umbrella in the middle of monsoon. क्यों? मेरा एक ही ख्याल था कि ये चंचल अहमद ये मुस्लिम है, ये मेरा शत्रु है, इसको मारना पड़ेगा, मार डालना पड़ेगा। क्लास 4 में देखिए, तो ये ऐसे ये ब्रेन वॉशिंग करते हैं एकदम बचपन से। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है, आरएसएस का शाखाओं में कभी भी वो लोग हमारा जो ट्राई कलर जो नेशनल फ्लैग है उसका उठाता नहीं, कभी भी। सिर्फ वो शिवाजी का भगवा झंडा, सैफ्रन फ्लैग, ट्रायंगुलर सैफ्रन फ्लैग, वो हम लोगों ने every single day hoisted the Bhagwa Jhanda and put it down, bowing to the flag and chanting the Sanskrit Prarthana, Namaste Sada Vatsale Matribhume Tvaya Hindu Bhume Sukham Bardhito Ham Mahamangale Punna Bhume To Twadarthe Patatve Shvakayo Namaste Namaste. So ye kaise hai? I'm still like chanting it, not because I am in reverence of it anymore. I'm in reverence of my motherland. I love my motherland. I belong to my motherland, but I hate RSS's fascist ideology and BJP's politics of hate, violence, and propaganda.
जातीय संगीत हमारा जो नेशनल जो जनगण मन कभी भी वहां नहीं गाते थे हम, कभी नहीं गाए। हमारे इतना आरएसएस का, आई वाज अ सिंगर, तो आरएसएस का अंदर में एवरी सिंगल डे बिफोर द एंड ऑफ द शाखा दे वुड सिंग सम सॉन्ग्स and there will be some discourse. So the discourse is primarily based on one theme, that Bharat is only for Hindus, और जो लोग सब है वो लोग सब हमारा जो दुश्मन है, हाँ ये भारतीय आइडेंटिटी नहीं है, नहीं रहना चाहिए, सिटीजनशिप नहीं रहना चाहिए, ये सब बहिरागत आउटसाइडर है, और इंडिया इज ओनली फॉर हिंदूज. दैट्स प्रोपेगेंडा नंबर वन. एंड then they will sing all kinds of patriotic songs based on wherever they are. In UP, they would sing in Hindi. In Karnataka, they would sing in Kannada. In Gujarat, they would sing in Gujarati and things like that. लेकिन कभी भी जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता कभी भी नहीं गाया हम लोग. और इनका जो लिस्ट ऑफ फेस्टिविटीज है, आरएसएस का जो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें ओमिशन क्या है आप जानते हैं? 15th August is not included. देखिए, सोचिए, 15th August is celebrated as a birthday of Rishi Aravind, which is okay, but not listed as Indian Independence Day. ये एकदम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं इंडियन जो लोकतंत्र, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोग, और एक बार ये लोग वापस आएगा तो एकदम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम बराबर के लिए खत्म हो जाएगा. तो आपको कुछ आइडिया है क्या करेंगे? व्हाट डू दे वांट टू डू? They will first of all they will declare India as Hindu nation. Hindus are the citizens, everybody else they are like outsiders. They will be treated with CAA and NRC and whatnot. Opposition will be completely crushed. They have already brought in UAPA and all kinds of draconian laws. उन्होंने जो चुनाव के टाइम पे जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, और 2 चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने जेल में डाला हुआ है. जेल में डाल दिया. बहुत सारे मतलब लोगों को कंपेल किया है कि या तो वो बीजेपी में आ जाएं, नहीं तो जेल भेज देंगे. और तो बीजेपी में आ जाओ तो सब काला सब सफेद हो जाएगा. ये देखिए, असम का जो चीफ मिनिस्टर है हिमंत विश्व शर्मा, ये तो कांग्रेस का थे पहले. तो जब कांग्रेस में विश्व शर्मा थे तो उनके खिलाफ आरएसएस, बीजेपी, दे पब्लिश्ड बुक्स एंड बुकलेट्स लिस्टिंग ऑल हिज करप्शन. जब वो बीजेपी में चला गया तो सब कुछ सफेद हो गया. हिमंत विश्व शर्मा इज वन ऑफ देयर बिगेस्ट, मोस्ट डेंजरस personalities, next to probably your UPs. They have created this fear tactics. Everybody is so fearful, so afraid. सब कुछ एकदम बिल्कुल डरपोक है, और एकदम कुछ भी काम आप करेंगे इसके खिलाफ तो आपको टेररिस्ट बना देंगे, और कुछ ना कुछ आरोप आपके ऊपर लगा देंगे और आपको यूएपीए कर देंगे. और आपका बैकग्राउंड में एकदम छोटा मोटा कुछ भी वो लोग का मिल जाएगा तो आपका एकदम हाल एकदम नाजुक कर देंगे. There will be practically zero opposition. And now they are talking about Nadda, JP Nadda and all these people, they are talking about completely officially destroying regionalism. Okay. There will be no regional parties. Hindi will be the only official language, and not just Hindi, a particular variety of Hindi. I have nothing against Hindi. My Hindi is not that great. My apologies for that, but I can manage. But they are going to destroy every type of lifestyle, every type of rituals, cultural diversity, lifestyle diversity, and they will impose a supremacist, very militant and violent Hindutva doctrine
on everybody else. And it is going to be transformed from a pluralistic, modern, democratic, free speech India into a 5,000 year ancient, like almost like a kingdom where there is going to be one emperor and everybody else is his servant. And देखिए women, हमारे यहाँ तो अलग अलग जो चाहे कश्मीर में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हमारा वेस्टर्न यूपी हो, ब्रज क्षेत्र हो, फिर उधर चाहे बंगाल में हो, केरल में हो, मलयालम लैंग्वेज और वहाँ के जो कल्चर है, तेलंगाना में है या कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, ये सारी जो लैंग्वेजेस और कल्चर तो बहुत रिच रही हैं। इनमें से कई लैंग्वेजेस तो हिंदी से बहुत पुरानी हैं और ज़्यादा रिच हैं। तो वो लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे जो तमाम लैंग्वेजेस हैं और तमाम जो कल्चर्स हैं अलग-अलग। साउथ तो इंडिया सबका अपना बोली, बहाना, पहनावा, खाना सब तौर तरीका है, लेकिन हाँ, सब इंडियन अम्ब्रेला के अंदर है। सब हिंदू हाँ, अपने को हाँ, हिंदुस्तानी समझते हैं। हाँ, बट उनको आप फिनिश कर दें ये तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे ना। साउथ इंडिया में करना मुश्किल होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया का देखिए, हरियाणा का और यूपी का और बंगाल का और असम का जो कल्चर है, ये थोड़ा बहुत सिमिलर है। हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो इसीलिए नॉर्थ इंडिया में स्लोली ये जो उसका जो आरएसएस वाला जो आपका जैसे वो एनविशन करते हैं इंडिया को, भारतवर्ष को, तो ये इम्पोज करना थोड़ा-सा आसान है। अगर इसके पास ज़्यादा पावर हो तो ये चुनाव इसीलिए इतना क्रिटिकल है कि ये सिर्फ एक इलेक्शन और एक 5 ईयर रोटेशन ऑफ चुनाव नहीं है। ये चुनाव में हमारे इंडिया में फॉरएवर एक फाइनल डिसीजन होगा कि भारत गणतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा या नहीं। तो आपको ये नहीं लगता कि जो बाकी पॉलिटिकल थॉट्स के लोग हैं, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो या और जो सेकुलर पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं, जो वो कहीं कमजोर रही हैं और उन्होंने एनफ मेहनत नहीं की जिसकी वजह से ये बढ़े आगे पब्लिक के साथ? जरूर, जरूर। I will squarely blame all the opposition parties for their inaction. देखिए, हम तो कोई कुछ पॉलिटिकल पार्टी में तो शामिल नहीं हुए। हाँ, my thoughts are only as a somebody who loves his country. And it does not matter if I have lived in America for 38 years. हाँ, देखिए, हम तो उसमें ही शामिल थे। तो अगर हम चाहते थे तो उसमें ही रह के आज तो बिल्कुल ऊपर में ऊंचा उठ सकते थे। हाँ, तो हमारा ऐसा देखिए, जब हम हमारा जो स्थिर किया था, डिसाइड किया था कि ये आरएसएस, और सिर्फ आरएसएस नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज एंड एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम, दे आर बोथ डेंजरस फॉर आवर कंट्री। दोनों से खतरा है, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों से ही एकदम बराबर खतरा हो सकता है। और जो कहता है कि तुम तो इस्लाम के एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम के लिए तुम बहुत सॉफ्ट हो, नो, आई एम नॉट सॉफ्ट अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम। लेकिन इंडिया के लिए आज के जो परिस्थिति है, यहाँ हम लोग चाहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म के खिलाफ हम लड़े और एकजुट होकर लड़े। ये जो इंडिया कोalition है, इसमें शामिल हो जाए। हाँ, और जहां जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कैंडिडेट का संभावना है कि वो बीजेपी वालों को हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं, उसके साथ अब लड़े और बीजेपी को डिफीट करे। क्योंकि बीजेपी और एक दूसरा कांग्रेस और आप और तृणमूल
कांग्रेस और डीएमके जैसा एक सीपीएम का जैसा एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये आरएसएस का पॉलिटिकल फ्रंट है एंड आरएसएस ओनली थिंक्स अबाउट फैसिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। लेकिन बंगाल में तो सर ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट को अलग रखा, उनके साथ कोई अलायंस नहीं किया। लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या है कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी इज सो पावरफुल। मेरा ख्याल है कि हम तो घूमते फिरते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और भाषण भी दे रहते हैं। हाँ, तो हमारा ख्याल है कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी विल विन 35 सीट्स। सर एक पजल जरा सॉल्व कीजिए। आपने कहा कि जो आरएसएस और बीजेपी जब से एस्टेब्लिश हुए हैं ये मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के खिलाफ है, लेकिन क्या वजह है कि जो हिंदू महासभा ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय के पावरफुल थे, इन लोगों ने बंगाल में और सिंध में और एक और प्रोविंस में इन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई। हाँ, तो क्या 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 मतलब क्या वजह है? और अंग्रेजों का भी इन्होंने विरोध नहीं किया। प्योर हिपोक्रेसी, प्योर हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का हिंदी क्या होता है? पाखंड। टोटल पाखंड, टोटल पाखंड। ये पाखंड था या कुछ अंग्रेजों का दबाव और इशारा था? अंग्रेजों के साथ उसका संबंध था, संपर्क था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस warned that if Syama Prasad Mukherjee or Muslim League or Savarkar come to Bengal and try to create foment trouble there, he will ask his kids to go and beat them up and kick them out of Bengal. This is divulged in Balaraj Madhok's diary. Balaraj Madhok was one of the top जनसंघ लीडर्स। यस। हाँ, तो ये है आरएसएस वाले का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी was actually one of the main collaborators of the partition of behind the partition of Bengal. अब सर हम मीडिया के रोल पे आएंगे कि मीडिया को इन्होंने कैसे कंट्रोल किया है। जो हमारा सारा जो मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल एक तरफा प्रोपेगेंडा, वन साइडेड चला रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कैसे हुआ? Three things. One is fear, repercussion. You do it or we'll do something about you through the top owners of the media. Okay. Number one. Number two, money, bribing, billions and billions of rupees, dollars, pounds. Nobody investigates, just like the electoral bond. Now this electoral bond is such a massive scandal that in any other civilized country, अगर ये जापान हो और ये जर्मनी हो और ये स्वीडन, डेनमार्क हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो, तो सरकार का पतन हो सकता था ये एक इशू में। तो सर उसमें तो अभी नया स्कैंडल ये आया है कि जो तमाम दवा कंपनियां थी, उनकी जो दवाइयां नुकसान करती थी, सब स्टैंडर्ड थी, उन लोगों ने गवर्नमेंट को चंदा दे के इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, और उससे तमाम जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन उनकी दवाइयां अप्रूव हो गई। और ये भी ये अमेरिकन मॉडल है। अमेरिका में भी ऐसा ही हो रहा है और ये लोग सब एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए छोटा मोटा जो आदमी है, अगर इंडिया में और ब्रिटेन में और अमेरिका में छोटा मोटा आदमी का परिस्थिति सब जगह में एक ही तरह है। हाँ, they are going about making ends meet and they do not really understand all these internal politics and intricacies, complexities of politics. हाँ, तो ये मीडिया लोगों को, और एक है नंबर 3 is advertisements, commercials. Okay. You take our side or we'll cut your advertisements. तो एडवर्टाइजमेंट कट होने से क्या होता है? मीडिया का एकदम खत्म हो जाएगा रेवेन्यूज। तो इसी ये सब तीनों जो चीज है, और भी फिर और है पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन और कुछ है, लेकिन ये भी अमेरिकन मॉडल है। देखिए जब प्राइवेटाइजेशन शुरुआत हुआ था
after the fall of Soviet Union, corporate world, India में, America में, Britain में, Europe में, सब जगह में, corporate world has become extremely powerful because there is no government control anymore. तो पहले Other corporate houses control government and parliament. Corporate houses now control the government. And the parliament. They will decide who will be the next president or the next prime minister. And what policies भी क्या होंगी? Yes. And on top of that, आप जोड़िए International Monetary Fund और World Bank and World Economic Forum. उसका जो शर्त है, देखिए ये सब very few, I'm not saying nobody knows, but very few people know. अगर इंडिया और फिलीपींस और कंबोडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका लोन लेना चाहते हैं IMF से और वर्ल्ड बैंक से, they will impose some very strict conditions. What are those conditions? They call it structural adjustment program. आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे बाद में. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है. तो देखिए, structural adjustment program, as if it's like, something they are doing some engineering work. But structural adjustment program means, number one, you privatize your economy. That's number one. Number two, you destroy the labor unions. There will be no labor unions. Labor union is the least powerful, almost powerless in two countries. One is United States and number two is India. अच्छा, देख लीजिए, आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर. नंबर 3, it devalue your currency. मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे पहले 2014 में, 1 अमेरिकन डॉलर का कीमत था 55 to 60 Indian rupees. Now it is almost 84 in 10 years. Devalue your currency. And number 4, cut taxes for the rich. ये सब जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो शर्त आरोप किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में ने, तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानते. मीडिया कभी भी इसके ऊपर कुछ भी आपका आलाप नहीं करते, चर्चा नहीं करते. All these things are happening together and it is happening all over the world by the corporate forces, and they are doing it together. That is why Biden and Trump are both supporting Modi, because India is the largest market for the American corporations. American economy is in total shambles. A very serious problem with American economy. And the war economy is being exposed to the newer generation Americans. So they need big markets, open markets, where they will embrace American companies, American corporations, whether it is आपका Microsoft or pharmaceutical companies or आपका war companies. और अभी टेस्ला के मालिक भी आ रहे हैं नेक्स्ट वीक इंडिया. टेस्ला और McDonald's, Pizza Hut, Burger King, Coke, Pepsi. It's all a part of the big plan. You let my companies do business in India freely, your government will be okay. If you create trouble for me, we'll take care of you. That means we'll eliminate you. And create trouble for you. Create trouble for you. Create trouble for you. That is how they have done it in other countries for so many years. सर, आपको क्या लगता है कि जो बिग कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज, इनको डेमोक्रेसी भी सूट नहीं करती, क्योंकि डेमोक्रेसी में देयर आर मेनी पावर सेंटर्स. डेमोक्रेसी में देयर आर checks and balances, government checks and balances. So they want to destroy the government itself as an institution, no matter what, no matter which government. The government is a problem. Ronald Reagan famously said, government is not creating the problem. Government is the problem. So they need one man, just titular head. Total dictatorship. One nation, one leader,
one religion, one language, one lifestyle. इसलिए कम्युनिस्ट चाइना से भी उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज चाइना अलाउड देम टू वर्क ऑपरेट. China is a very strange place right now. It has embraced the worst side of capitalism and worst side of the communism. In America, we have some like added advantages, and that is that we actually get to know and mix with people from all over the world. So we have Chinese friends, we have Korean friends, we have Brazilian friends. Look at Brazil. Brazil has like really revolutionized the way they function. सर लास्टली थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें कि जो ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब या और ये सब, ये किस तरह से मतलब इनको कैसे कंट्रोल करते हैं और ये क्यों हेल्प कर रहे हैं उनकी? क्योंकि तमाम यूट्यूब चैनल है जिनको गवर्नमेंट कहती है वो बंद कर देते हैं, जिनके अकाउंट कहते हैं वो बंद कर देते हैं, फेसबुक और ट्विटर और सब. मेरा खुद का अकाउंट यूट्यूब ने बंद कर दिया था जब हमने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने बोला. तो वो क्यों गवर्नमेंट को ऑब्लाइज करते हैं इतना? Revenue. It's all a part of the same thing. If you do not listen to what I say, will stop. See, they have Greenpeace, an example. Greenpeace or Greenpeace जैसा Oxfam और ये जो सब जो voluntary world famous organizations है, Amnesty International. So they are troublemakers for these people in power. So they have banned them, or they have created trouble for them. So if YouTube lets all the opposition people freely talk about the situation in India, what they have done to BBC when this Delhi bus rape incident happened, there was a very powerful documentary done by BBC. They have banned it in India. BBC could not show it. They have done a documentary on Gujarat genocide in 2002. BBC did. They have banned it in India. So nobody really knows. So this is a very beautiful, secretive way. You are not killing anyone. You are not punishing the journalists. You are not hanging them the China way or Stalin way or any other way. You are basically ostracizing them. You are eliminating them from the awareness of the common people. सर आप नोम चॉम्स्की के बारे में थोड़ा सा एकदम 30 सेकंड्स के नहीं जरूर आप हम जानना चाहते हैं कि उनके जो थ्योरी है कि मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट एंड इट्स आल्सो इम्प्लाइड इन डिसेंट अपोनेंट के खिलाफ मतलब डिसअफेक्शन, तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट मींस दैट दे विल क्रिएट अ मॉडल सोसाइटी on the media. So media will tell you that this is the best for you. You make money, you work like a donkey, and you only think about yourself and your family and not think about the society at large, and will keep you happy. Do not create trouble for us, and will keep you happy, will make you happy. You will be okay. Do not question why you are rich but your next door neighbor is poor. Do not question why your wife is okay but a neighbor's wife is being beaten, and will keep you happy. Do not question anything that is controversial or unpopular, and you will be okay. This is the new American model of individualism, where society does not matter anymore. This model don't ask questions. Don't think and don't ask questions. Right. Do not ask questions. And they have put like क्या आप कहते हैं blindfold, ये जो घोड़े का
आंखों में लगाते हैं ना ब्लाइंड फोल्ड, तो ये जो भी डिस्कशन, जो भी डिबेट होगी, तो सब कुछ होगी ये ब्लाइंड फोल्ड, दो ब्लाइंड फोल्ड के अंदर। इसके बाहर में जो आपका जो विशाल क्षेत्र है, the entire vast world out there, you do not want to think about it. This is my world. I only care for this world. I do not want to know what's happening outside of my blindfolded world, and will keep you happy. This is the neoliberal American capitalist model. And like I said, I'm not a communist. I actually believe that capital is good for us. But this variety of out of control, rabid capitalism is destroying a human society. So sir, how many people, कितने लोग आपको लगता है कि हिंदुस्तान में या अमेरिका में या दुनिया में इस खतरे से अवेयर हैं, जो न्यू कैपिटलिज्म है, जिसमें सोसाइटी कुछ नहीं है? They are suffering from it. They are suffering from it. They are hugely negatively, adversely affected by it, but they do not know the reason because the education is not there. Our job, हमारे जैसा आदमी जो है, हमारा ये काम है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके पास जाएं और समझाएं. The analysis is upon us because they don't understand why. They know that they are poor. Their situation has not improved in Modi's Shining India, Vande Bharat India 10 years. Their situation has deteriorated. Their situation is worse than 10 years ago. But they do not know why. And media is completely brainwashing them into believing that Modi is the best solution. This is the manufacturing consent you were talking about. तो जो हमारे देश में इतने बड़ी तादाद में लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनको ये नहीं पता कि क्यों उनकी ये हालत है, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, और उनको बस यही बताया जा रहा है कि मोदी जी ने आपके लिए इतना इतना वेलफेयर किया और अब आप खुश रहिए. और मीडिया भी उनको यही समझाता है कि यही सरकार आपके लिए बहुत अच्छी है, पहले वालों ने कुछ नहीं किया. और फिर और एक चीज है कि ये एक गैस बैलून का जैसा. आप you are being used to pump this balloon. आपका मन में ये रोपण कर दिया कि यही अच्छा सिस्टम है, इसमें ही आज हम गरीब है लेकिन कल हम अमीर बन जाएगा, और वो कल कभी नहीं आएगा. हमारे सत्यजीत राय का फादर सुकुमार रॉय, who died very early, he actually wrote we call it nonsense rhyme. तो एक नॉनसेंस राइम है कि आपके सामने एक मशीन है, एकदम सिंपल मशीन, और सिंपल मशीन में एक गाजर झुलाया गया यहाँ, तो आप you are running and running and running, but you can never reach that carrot the way it is hung in front of you. तो ये एकदम छोटा मोटा एग्जाम्पल है. और हमारे एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज सबसे लिए आसान नहीं है. We have not found the best possible language which is very simple, very easy to understand, and with daily examples. Okay, India has become the superpower, right? Okay, so what about you? Are you in a better situation or in a worse situation? Do you have enough money to make ends meet? Can you send your old father to a good hospital? Can you send your child to a good school? Do you have the money to do that? You have three children. You have two children. One is unemployed and she is completely depressed. And the other one is working so hard that he can have a stroke tomorrow morning.
Is that a good situation for you? So ये नारायण मूर्ति एक बार कहे थे कुछ दिन पहले कि हाँ, it's okay for our youngsters to work for 70 hours a week. 70 hours a week. तो ये क्या आपका जो सुपर पावर इंडिया यही होगा क्या? और ये लोग आपको अमीर लोग सब खुश रहेगा और इतना सारा बड़ा-बड़ा पैलेस में वो लोग रहेगा और हमारे जैसा आदमी हम will just scramble for garbage that they drop from the top. Is that superpower India? और superpower India is something where राम राज्य का बारे में ये लोग कहते हैं राम राज्य में क्या था? राम राज्य में जो हम सुने हैं तो इसका कोई प्रूफ तो नहीं है लेकिन हम विश्वास करते हैं हमारे जैसे ऑर्डिनरी हिंदूस कि सब लोग बराबर थे। तो यहाँ तो सब लोग बराबर नहीं है और कभी नहीं होगा। बराबर समानता का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी में ही ये लोग खास विश्वास नहीं करते हैं। आप समानता के बारे में आप कहेंगे तो लोग कहेंगे ओ तुम तो कम्युनिस्ट हो। तो इसीलिए पहले से ही हम बताए आपको कि हम कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन हम समानता में हमारा डीप फेथ है, विश्वास है, क्योंकि वही है हमारा हिंदुइज्म। और वही हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के भी जो वैल्यूज थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में भी वही बातें हैं कि हमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी हमें चाहिए। तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं है क्या इन लोगों को? That has always been the main philosophy of our Indian constitution since 1947. और वो इनको पसंद नहीं है? एकदम बिल्कुल खत्म कर देगा। पसंद नहीं है, that is not the way. खत्म कर देगा। They will bring in a parallel constitution. तो सिचुएशन हमें कोई होप, एनी उम्मीद की कोई किरण? I think that BJP will suffer a big loss. In BJP will, my prediction, my educated guess, not prediction, I don't believe in prediction or horoscope astrology. I believe in educated guess. My educated guess is that Ghul Milakar NDA alliance will get 225 seats maximum. Then what will happen, we don't know. India alliance या NDA alliance? NDA alliance, NDA BJP alliance will get maximum 225 seats total. I have a lot of hope in people's power and people's fighting back. People are fighting back everywhere. जिनको हम समझते हैं कि गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि दे नो एवरीथिंग, उनको सब पता होता है और वो समय आने पे सही डिसीजन लेते हैं, भले ही वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें पता नहीं है। उन लोगों को कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। एनालिसिस हमारे जैसा आदमी जो 2-4 है, हमारा ड्यूटी है कि हम उनमें एनालिसिस पहुंचाए and in a very modest way. Not that this is we know better than you, not that way. देखिए ये हमारा बात है, आप जरा सोचिए आपका क्या परिस्थिति है, आपका अर्थनीति आज अच्छा है या 10 साल पहले अच्छा था, बेहतर था। आप उनको नहीं समझाइए, लेकिन उनसे बैठकर एक जगह में बातचीत कीजिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी मतलब जानकारी आपने दी, इतनी जो एनलाइटन करने वाली जानकारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको आपसे जो बातचीत है वो पसंद आएगी। डॉक्टर पार्थो बनर्जी साहब ने जो इतने अच्छी बातें बताई, और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए
ताकि लोगों को भी ये सारी जानकारी हो कि कैसे ये जो न्यू कैपिटलिस्ट जो है सिस्टम है वो कैसे भारत में अपनी जड़ें जमा रहा है और कैसे उसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा पैदा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच, नमस्कार।